अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं आप? शुक्र अल्लाह का। अस्सलामुअलैकुम सर। वालेकुम सलाम बच्चों। ये लाइन नजर आ रही है आपको, जो लोअर लाइन है? यस सर। जी सर। यस सर, आ रही है नजर।
यस सर। फिर हम स्टार्ट करते हैं आज का हमारा लेक्चर। इससे पहले तो जो लास्ट टाइम हमने कुछ पढ़ा उसको थोड़ा सा रिवाइज करते हैं ताकि चीज़ें आपको थोड़ी सी क्लियर हों। आई थिंक लास्ट सर लाइट टाइम थोड़ी सी कम है, प्लीज लाइट थोड़ी। आवाज़ नहीं आ रही। सर लाइट नहीं आ रही आपको? लाइट तो बहुत सारी ऑन है। लाइट्स तो बच्चों सारी ऑन ही हैं। अच्छा, मैं थोड़ा सा आपको ना पहले रिवाइज कर दूं कि लास्ट टाइम जो है अच्छा लास्ट टाइम जो है हमने स्टडी किया था। एक तो हमने काफ़ी जनरल मोशन पढ़ा था जिसमें हमने कहा कि नेवियर-स्टोक्स इक्वेशंस हैं। उसमें ना हमने 3 केस किए थे, ठीक है। और उसमें हमने ना 2 पैरेलल प्लेट्स ली थी, ठीक है। और हमने कहा था कि जी कभी अपर प्लेट जो है वो मोशन में हो, लोअर प्लेट जो है वो रेस्ट पे हो, ठीक है। दूसरा केस था कि दोनों प्लेट्स जो है रेस्ट पे हों, ठीक है, और मोशन जो है वो ड्यू टू प्रेशर ग्रेडियंट हो। और फिर हमने कहा था कि प्रेशर ग्रेडियंट भी हो और अपर प्लेट जो है वो भी मूव करे। तो इस तरह से हमने 3 केसेस जो है वो स्टडी किए थे, ठीक है, जिसको हमने कहा था कि नेवियर-स्टोक्स इक्वेशंस हैं, ठीक है। नंबर 2 पे हमने फर्स्ट, ठीक है, एंड सेकेंड प्रॉब्लम ऑफ स्टोक्स किया था, ठीक है, प्रॉब्लम ऑफ स्टोक्स, ठीक है। ये हमने जो है वो लास्ट पे किए थे। इसमें केस क्या था कि आपके पास एक हॉरिजॉन्टल प्लेट है इनफाइनाइट लेंथ की, ठीक है, एक्स डायरेक्शन में और वाई नॉर्मल। तो हमने कहा था कि अगर वेलोसिटी की कंडीशन जो है वो हमारे पास हो u, यानी ये प्लेट जो है विद कांस्टेंट वेलोसिटी मूव करे, तो हम इसको कहेंगे कि ये फर्स्ट प्रॉब्लम है। और अगर ये जो बाउंड्री कंडीशन है ये आपके पास जो है कॉज ऑफ ओमेगा टी, यानी ये ऑसिलेट करे प्लेट, ठीक है, ये जो प्लेट के ऊपर जो फ्लूइड ये ऑसिलेट भी करे, तो इस प्रॉब्लम को हम कहेंगे सेकंड प्रॉब्लम ऑफ स्टोक्स। तो दोनों प्रॉब्लम्स में जो डिफरेंस है वो जस्ट एक बाउंड्री कंडीशन का है। ये अगर बाउंड्रीज के ऊपर आपकी कंडीशन जो है वो कांस्टेंट होगी वेलोसिटी, देन द प्रॉब्लम इज कॉल्ड फर्स्ट प्रॉब्लम ऑफ स्टोक्स। और अगर हमारे पास ये वो प्लेट जो है वो ऑसिलेट करेगी, मींस बाउंड्री पे जो है वो कोसाइन और साइन फंक्शन होगा, तब हमारे पास जो प्रॉब्लम है उसको हम सेकंड प्रॉब्लम ऑफ स्टोक्स कहेंगे। क्लियर? तो हमने इसको लेप्लास से किया, फिर हमने इसको जो है वो सिमिलैरिटी से, फिर हमने इसको कपूटो से, फेब्रिजियो से, अटामना से, ये सारे हमने इनको डिफरेंट फ्रैक्शनल डेरिवेटिव्स के साथ भी हमने इनको सॉल्व कर लिया, ठीक है। कुछ मैंने सॉल्व किए थे, कुछ मैंने आपको होमवर्क दे दिया था, ठीक है। और जितने भी होमवर्क्स और असाइनमेंट्स हैं वो सारे पेपर में जो है वो इंक्लूड होंगे, ठीक है। आज हम देखेंगे कि मॉडिफाइड जो प्रॉब्लम है स्टोक्स की, ठीक है, मॉडिफाइड प्रॉब्लम ऑफ स्टोक्स, यानी वर्ड सिर्फ मॉडिफाइड है, तो अगर आ जाए कि मॉडिफाइड फर्स्ट एंड सेकंड प्रॉब्लम, तो फिर दोनों में क्या फर्क होगा, ठीक है। फिर आप देख लें, आपके पास इसमें 2 प्लेट्स होंगी, मॉडिफाइड फर्स्ट प्रॉब्लम ऑफ स्टोक्स, ठीक है, और उसमें आपके पास जो है वो 2 प्लेट्स होंगी आपके पास, और कंडीशन में कहां कहां फर्क होगा वो भी आप देखें जी। अगर आपकी बाउंड्री कंडीशन जो u0t और ud ऑफ t, और अगर ये आपकी कांस्टेंट हो और अगर ये
ये रेस्ट पे हो, ठीक है। फॉर t ग्रेटर देन 0, फॉर t ग्रेटर देन 0, t ग्रेटर देन 0, और ये इनिशियल कंडीशन है, ठीक है। वो आपके पास अगर y का फंक्शन है तो 0 इज इक्वल टू 0, ठीक है, वेयर y ग्रेटर देन 0। ये तीन कंडीशन है, इनिशियल कंडीशन और ये दोनों जो ये हमारे पास बाउंड्री कंडीशंस हैं। इसमें जो अपर प्लेट है वो मूव करती है विद कांस्टेंट वेलोसिटी, ठीक है, वेयर d इज द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू प्लेट्स। The plate which is located at y is equal to 0 is at rest, and the plate which is located at a distance d is moving with some constant velocity in its own plane, ठीक है। तो ये जो प्रॉब्लम है ये हमारे पास होगा फर्स्ट, ठीक है। पहले आपके पास सिंगल प्लेट थी तो कंडीशन वही है, अब हमारे पास प्लेट्स जो हैं वो दो हैं, पैरेलल प्लेट्स हैं। तो उसमें हमारे पास दो प्लेट्स हैं, तो उसमें मॉडिफाइड फर्स्ट प्रॉब्लम स्टोक्स जो है वो बिटवीन टू प्लेट्स है, और अगर सेकंड प्रॉब्लम हम इसमें देखें तो फिर उसमें 0t इज इक्वल टू u ऑफ cos ऑफ ओमेगा t ग्रेटर देन 0, u ऑफ dt इज इक्वल टू 0, ठीक है, t greater than 0, and u y of 0 is equal to 0 for y greater than 0। तो इसमें सिर्फ ये कंडीशन है कोसाइन की, लेकिन अगर दो प्लेट्स हैं तो उनमें फर्स्ट मॉडिफाइड और सेकंड मॉडिफाइड दोनों में डिफरेंस आप देखें। यानी एक आपने पढ़ा फर्स्ट प्रॉब्लम ऑफ स्टोक्स फॉर सिंगल प्लेट, ठीक है, फर्स्ट सेकंड प्रॉब्लम ऑफ स्टोक्स फॉर सिंगल प्लेट, These are the simple Stokes problem, ठीक है। जब हम वर्ड यूज करेंगे मॉडिफाइड फर्स्ट एंड सेकंड, तो तब हमारे पास दो पैरेलल प्लेट्स होंगी, ठीक है। यानी जब भी मॉडिफाइड का वर्ड यूज होगा तो इट मींस द फ्लो बिटवीन टू पैरेलल प्लेट्स, द अपर प्लेट इज इन मोशन आइदर कांस्टेंट वेलोसिटी और विद सम कोसाइन और साइन ऑसिलेशन वेलोसिटी। तो तब हमारे पास ये जो फर्स्ट है और ये सेकंड जो है ये मॉडिफाइड फर्स्ट सेकंड प्रॉब्लम ऑफ स्टोक्स हो जाएंगे, ठीक है। अब क्वेश्चन ये है कि इनको आपने जिन मेथड से सॉल्व किया है वो सारे मेथड आप लोगों ने इसके ऊपर भी अप्लाई करने हैं। यानी फर्स्ट प्रॉब्लम ऑफ स्टोक्स को सॉल्व करने के लिए आपने जो मेथड यूज किए लाइक लेप्लास, फूरियर, ठीक है, कपूटो फ्रैक्शनल, कपूटो फेब्रिजियो, ठीक है, अतांगना बलिनो, ये सारे डेरिवेटिव्स जो हैं ये आपने इसके लिए यूज करने। और आपको पता है कि इसमें हमारे पास जो गवर्निंग इक्वेशंस बनती हैं वो क्या होती हैं, पार्शियल u ओवर पार्शियल t, न्यू पार्शियल स्क्वायर u ओवर पार्शियल y स्क्वायर। जी, सारे मॉडल्स के अंदर, सारे प्रॉब्लम्स के अंदर यही एक आपके पास सिंगल मॉडल बनता है। तो आप देखिए कि ये सेकंड ऑर्डर है विद रिस्पेक्ट टू y और फर्स्ट ऑर्डर है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो आप y को जब एलिमिनेट करना चाहेंगे तो आप फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म यूज करेंगे, और अगर आप t को एलिमिनेट करना चाहेंगे तो फिर ये लेप्लास ट्रांसफॉर्म हम यूज करेंगे, क्योंकि दोनों जो हैं वो इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म्स हैं और इनका काम क्या होता है कि ये पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को ऑडीज में कन्वर्ट करती हैं और उनको अलजेब्राइक इक्वेशंस बना देती हैं। फिर हम उनके कॉम्प्लीमेंट्री पर्टिकुलर सॉल्यूशंस फाइंड करते हैं, ठीक है, और हम उनके जो फाइनल सॉल्यूशन है वो फाइंड करने के बाद उनका इनवर्स लेप्लास और इनवर्स फोरियर जो है वो अप्लाई करके हम फाइनल टी की फॉर्म में आ जाते हैं या वाई की फॉर्म में आ जाते हैं, ठीक है, जो कि हमारे ओरिजिनल वेरिएबल्स होते हैं। तो ये डिफरेंस था इसमें फर्स्ट प्रॉब्लम ऑफ स्टोक्स एंड सेकंड प्रॉब्लम ऑफ स्टोक्स फॉर सिंगल प्लेट, और ये है फॉर टू प्लेट्स। तो ये भी सारे जो फर्स्ट मॉडिफाइड फर्स्ट सेकंड, ठीक है, इसको आपने क्या करना है, आपने लेप्लास से, फोरियर से, कपूटो से, कपूटो फेब्रिजियो से और अतांगना बलिनो दोनों से सॉल्व करना है, सबसे सॉल्व करना है आपने, ये नोट कर रहे हैं, ठीक है। जो मेथड जो है आप इसके ऊपर लेप्लास अप्लाई कर दें,
ठीक है, लैप्लासियन सॉल्यूशन इसके निकालें, फूरियर साइन ट्रांसफॉर्म यूज करें। ठीक है, नंबर 3 आप इसको कपूटो से सॉल्व करें। नंबर 4 कपूटो फेब्रेजियो से सॉल्व करें। एक्सक्यूज मी सर। जी सर प्लीज या पॉइंटर चेंज कर लें, सर क्लियर नहीं आ रहा। मार्कर तो वैसे बच्चों बहुत अच्छा चल रहा है, चलिए मैं इसको चेंज कर लेता हूँ। भैया इसको थोड़ा सा जूम कर ले, कैमरे को पास कर दें। बेटा फिर वो व्हाइट बोर्ड की है ना, वेट बहुत कम हो जाएगी। सर एक साइड ज्यादा नजर आ रही है ना, जिस साइड पे आप लिख रहे हैं ना वो साइड पूरी नहीं नजर आ रही। ये नजर नहीं आ रहा, जी ये अब अब कुछ तो भी कुछ नजर भी नहीं नहीं आ नजर। रहा। सर फोकस नहीं सही हुआ हुआ कैमरा। सर ब्लर हो गया। ब्लर हो गया। अब ठीक सर। अब देखें, चले मैं नेक्स्ट कोशिश करता हूँ, थोड़ा सा बड़ा लिखूँ। ठीक है, लेकिन सर राइट साइड से थोड़ा सा अभी भी नजर नहीं आ रहा। सर राइट साइड को थोड़ा सा कर लेना, लेफ्ट ज्यादा नजर आ रही है, जिस साइड पे राइट साइड पे आप लिख रहे हैं ना वो नहीं पूरी नजर आ रही। ओके सर, अब ठीक है। जी सर अब ठीक है। चलो ओके। अच्छा तो थैंक यू मैं सर। जो मॉडिफाइड है, एक प्रॉब्लम जो है सेकंड प्रॉब्लम ऑफ स्टॉक्स, ये आप लोगों ने शायद किया या नहीं किया। ठीक है, इसको एक मेथड मैं आपको बता देता हूँ, आप उस मेथड की मदद से जो है उस प्रॉब्लम को कर सकते हैं। ठीक है, और उसके जो है वो सॉल्यूशन जो है वो आप निकाल सकते हैं। ठीक है, मैं आपको जो है वो मेथड बताता हूँ। पहले हम जो है वो सेकंड प्रॉब्लम ऑफ स्टॉक्स, स्टेटमेंट सारी वही है, उसकी ज्योमेट्री वही है, उसकी असम्पशंस वही है, नेवियर स्टोक्स इक्वेशन, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, वो सारी सबके लिए सेम होगी। ठीक है, मैं जस्ट एक मॉडल लिखूंगा और उसकी कंडीशन लिखने के बाद उसको मैं सॉल्व करूंगा, जो कि ये है मॉडल आप लोगों को पार्शियल u ओवर पार्शियल t, न्यू पार्शियल स्क्वायर u ओवर पार्शियल y स्क्वायर। ठीक है, और कंडीशन हमारे पास है u ऑफ 0t इज इक्वल टू u cos ऑफ ओमेगा t, और u इंफिनिटी ऑफ t इज इक्वल टू 0, और u y ऑफ t इज इक्वल टू फाइनाइट। मतलब इसकी कोई फाइनाइट वेलोसिटी जो है ये आपके पास हो सकती है। ठीक है, एट y इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास दो जो है वो इसकी बाउंड्री कंडीशन है। जो मेथड हम यूज करेंगे, एज्यूम करेंगे, ठीक है, वो आप देखिएगा कि हम कहते हैं लेट u y ऑफ t इज इक्वल टू रियल ऑफ f ऑफ y, ठीक है, इनटू e पावर आयोटा ओमेगा t। ये मेथड जो है आप इजीली तब लगा सकते हैं अगर आपकी बाउंड्री कंडीशन जो है वो कोसाइन या साइन ऑसिलेटिंग हो। ये वाला जो मेथड है ये तब ज्यादा फिजिबल है। तो अब आपने क्या कर दिया कि ये जो सॉल्यूशन है, लेट्स सी इक्वेशन नंबर 1 2 एंड 3, हमने कहा कि ये जो है बी द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 1, बी द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन नंबर 1। अगर ये इक्वेशन नंबर 1 का सॉल्यूशन है तो इट मस्ट सेटिस्फाई इक्वेशन नंबर 1। तो हमने क्या करना है, डिफरेंशिएट करेंगे पहले इसको, पार्शियल u ओवर पार्शियल t, r e f ऑफ y इंटू आयोटा ओमेगा e पावर आयोटा ओमेगा t। ठीक है, अगेन पार्शियल u ओवर पार्शियल y इज इक्वल टू r e
एफ प्राइम ऑफ वाई, ठीक है, ई पावर आयोटा ओमेगा टी, ठीक है। अगेन मुझे इसका सेकंड डेरिवेटिव रिक्वायर्ड है, ठीक है, पार्शियल यू ओवर पार्शियल वाई इज इक्वल टू आर ई। आर ई मीन आपको पता है कि ये ई पावर आयोटा ओमेगा टी किसके इक्वल होता है? एओटा मेगा ई पावर एओटा मेगा टी आ जाएगा, ठीक है। तो ये देखिए, अगर आपके यहाँ पे साइन की कॉस के लिए का कॉस की जगह अगर साइन भी हो तो दोनों के लिए एक जैसा ही सोल्यूशन है। तो इस वजह से मैंने इन दो, ये बाउंड्री कंडीशन हो या ये हो, मैंने उसको जरा आइडल फॉर्म में लिख लिया। अब इसकी डेरिवेटिव आ जाएगा एफ डबल प्राइम वाई एओटा मेगा टी, आयोटा ओमेगा टी, ठीक है। हमने कहा कि ये जो है ये सॉल्यूशन है इक्वेशन नंबर 1 का, तो इसको सेटिस्फाई करना चाहिए इसको। तो ये दोनों वैल्यूज जो हैं, ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू, ठीक है, दोनों इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट कर दो। जी तो कोई इसमें सवाल प्रोडक्ट है? फार्मूला नहीं लगेगा? जी इसमें प्रोडक्ट फार्मूला नहीं लगेगा? कौन सा फार्मूला? सर दो थे ना, एफ ऑफ वाई और ई पावर एओटा मेगा टी थे, तो इन पे प्रोडक्ट फार्मूला नहीं लगेगा डेरिवेटिव का? वेरी गुड, ये किसने सवाल पूछा है? तबस्सुम ने। वो हाँ जी। बच्चे वो कांस्टेंट है, टी के हिसाब से डेरिवेटिव नहीं कर रहे, वो कांस्टेंट है। बेटा जो दूसरा फंक्शन है इसमें टी ना, इन्वॉल्व नहीं है? बेटा ये देखो ना, इसमें y है ही नहीं, एक फंक्शन है वाई के y रिस्पेक्ट का और दूसरा है t का। तो जब y का यहाँ पे सेकंड डेरिवेटिव रिक्वायर्ड है, यहाँ पे टाइम का फर्स्ट डेरिवेटिव रिक्वायर्ड है, तो दोनों वैल्यूज इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे, ठीक है। और जो सिंपलीफाइड फॉर्म बनेगी वो मैं आपको बताता हूँ कि सिंपलीफाइड फॉर्म आपकी क्या बनेगी, ठीक है। जब इन दोनों टर्म्स को यहाँ पे यूज करेंगे तो आपके पास जो सिंपलीफाइड फॉर्म आ जाएगी वो आप लिखिए, ये देखिए, रियल ऑफ आयोटा ओमेगा एफ ऑफ वाई ई पावर आयोटा ओमेगा टी इज इक्वल टू न्यू, रियल ऑफ एफ डबल प्राइम ऑफ वाई ई पावर आयोटा ओमेगा टी, ठीक है। जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ठीक है, ये ई पावर आयोटा ओमेगा टी आपने देखा दोनों तरफ पे है, रियल पार्ट दोनों तरफ पे है, ठीक है। तो आप जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास ये क्या आ जाएगा, एफ डबल प्राइम ऑफ वाई माइनस आयोटा ओमेगा ओवर न्यू एफ ऑफ y इज इक्वल टू 0। अब आपने देखा कि ये फंक्शन पहले y और t का था, लेकिन जब मैंने ये वाला जो सॉल्यूशन एज्यूम किया, इसको जब मैंने उसमें सब्स्टिट्यूट किया तो मेरे पास ये सिर्फ सिंगल वेरिएबल y के फंक्शन में ये कन्वर्ट हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट स्टेप, क्योंकि मैं इसकी कोई खास फॉर्म बनाना चाहता हूं तो मैंने इसको 2 से मल्टीप्लाई भी कर दिया और 2 से डिवाइड भी कर दिया। ये जो टर्म थी इसको मैंने 2 से मल्टीप्लाई भी किया और 2 से डिवाइड भी किया, ठीक है। फर्दर इम्प्लाइज दैट, क्योंकि मैं इसकी एक खास फॉर्म की जो है वो अटेन करना चाहता हूँ, इस वजह से मैंने 1 प्लस आयोटा ओमेगा ओवर 2 न्यू, ठीक है, एफ ऑफ वाई इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये जो 2 आयोटा है इसको मैंने बेसिकली रिप्लेस कर दिया इसके साथ, ठीक है। और ये आप लोगों को ऑलरेडी पता होगा कि इसका जब आप स्क्वायर ओपन करेंगे 1 स्क्वायर प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस 2 आयोटा, 1 माइनस 1 प्लस 2 आयोटा, तो ये 2 आयोटा के इक्वल आ जाएगा। इसीलिए जो 2 आयोटा है उसको मैंने 1 प्लस आयोटा होल स्क्वायर से रिप्लेस कर दिया है। तो ये मेरे पास जो है ये
बन गई है डिफरेंशियल इक्वेशन, जो कि ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है डिपेंडिंग अपॉन वन वेरिएबल। ठीक है, अब हमने चलना है अपनी कंडीशंस की तरफ। अब हमने कंडीशंस के ऊपर भी वही जो सब्स्टिट्यूशन हमने ली है वो हमने अपनी कंडीशन के ऊपर भी अप्लाई करनी है। ठीक है, कि क्योंकि वो जो ओरिजिनल कंडीशंस हैं, ये देखें जो हमारे पास ओरिजिनल कंडीशन है ना वो u के साथ कंडीशन है। ठीक है, cos ऑफ ओमेगा t u ऑफ इंफिनिटी ऑफ t इज इक्वल टू 0। अब लिहाजा चूंकि मैंने u को जो है वो सॉल्यूशन एज्यूम किया था, अब इसकी कंडीशन भी मैंने f में कन्वर्ट करनी है। ठीक है, तो f में कैसे हमने एज्यूम क्या किया हुआ था, रियल ऑफ f ऑफ y e पावर आयोटा ओमेगा t। ठीक है, अब आपने इसमें y जो है उसको 0 सब्स्टिट्यूट करना है। ठीक है, क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे, 0। ठीक है, और ये कंडीशन है इसकी, u रियल ऑफ e पावर आयोटा ओमेगा t। ठीक है, ये जो कॉस था ना इसको मैंने आयोटा ओमेगा t की फॉर्म में लिख लिया, u को मैंने बाहर लिख दिया। अब मुझे यहाँ पे y की वैल्यू चाहिए 0। ये देखें, रियल ऑफ f ऑफ 0 e पावर आयोटा ओमेगा t is equal to u real of e power iota omega t। ये अब आप जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ठीक है, तो आपके पास जो पहली कंडीशन है वो आ जाएगी f of 0 is equal to u। ठीक है, कंपेयर कर दें लेफ्ट राइट साइड को। ठीक है, सिमिलरली जब आप दूसरी कंडीशन को करेंगे तो f of infinity is equal to 0। तो ये आपका जो है वो क्वेश्चन जो है मॉडल जो है वो ओडी में रिड्यूस हो गया। अब चूंकि ये सेकंड ऑर्डर थी इसलिए मुझे दो कंडीशंस जो है वो रिक्वायर्ड थी कि अगर इसमें कांस्टेंट्स आएंगे तो मैं इसका सलूशन जो है इन कंडीशंस की मदद से कांस्टेंट को फाइंड कर लूंगा और देन हम सलूशन जो है वो ऑब्टेन कर लेंगे। ठीक है, अब ये हमारे पास ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है और आपको पता है कि अगर आपके पास ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन हो तो उसके कॉम्प्लीमेंट्री सॉल्यूशन जो है या जनरल सॉल्यूशन जो है वो आप कैसे फाइंड करते हैं। ठीक है, f ऑफ y इज इक्वल टू c1 e पावर माइनस जी 1 प्लस आयोटा y 1 प्लस आयोटा y इनटू ओमेगा ओवर 2 न्यू। ठीक है, प्लस c2 e पावर माइनस 1 प्लस आयोटा y और ओमेगा ओवर 2 न्यू। ठीक है, आपको पता है कि यहाँ से आपके रूट्स जो है वो डिस्टिंक्ट आएंगे। ठीक है, मैं आपको थोड़ा सा यहाँ से बता दूं कि यानी डी स्क्वायर माइनस 1 प्लस आयोटा होल स्क्वायर ओमेगा 2 न्यू। तो जब आप इसके रूट्स निकालेंगे 1 प्लस आयोटा, ठीक है, प्लस माइनस के साथ 2 न्यू, तो इस तरह से इसके दो रूट्स आएंगे। तो आपने देखा कि रूट्स जो हैं वो डिस्टिंक्ट हैं, तो डिस्टिंक्ट रूट्स का सॉल्यूशन हमें पता है कैसे लिखते हैं। अब इन कंडीशंस को अप्लाई करेंगे बाय अप्लाइंग कंडीशन f ऑफ 0 c1 e पावर 0 प्लस c2 e पावर 0। ठीक है, ये नहीं, ये दोनों 0 आ गए, तो ये f ऑफ 0 आपके पास है u के बराबर। ठीक है, और ये c1 प्लस c2। ठीक है, इसको आप कोई भी नाम दे दें इक्वेशन का। ठीक है, इक्वेशन नंबर 4 कह दें इसको। तो आपके पास ये दो कांस्टेंट्स जो हैं ये आ गए हैं। ठीक है, f ऑफ 0 के साथ। ठीक है, लेकिन एक गलती जो है वो हम कर रहे हैं, कोई बताएगा मुझे कि हमने कौन सी गलती की है यहाँ पे, क्योंकि जितने भी अभी तक आप लोगों ने
सॉल्यूशंस निकाले हैं उसमें सबसे पहले इन दोनों में से कौन सी कंडीशन यूज करते हैं? इन्फिनिटी वाली। इन्फिनिटी वाली। ठीक है, तो आपने पहले इसमें इन्फिनिटी वाली कंडीशन जो है वो यूज कर ली। ठीक है, तो इससे क्या C1 फर्क? इन्फिनिटी, C2 e पावर माइनस इन्फिनिटी। ठीक है, तो ये है 0 के इक्वल और यहाँ से C1 की वैल्यू आ जाएगी 0 और हमारे पास जो बाकी सॉल्यूशन बचेगा वो आ जाएगा आपके पास C2 e पावर माइनस 1 प्लस आयोटा y ओमेगा ओवर 2 न्यू। अब आप दूसरी कंडीशन अप्लाई कर दें। ठीक है, f ऑफ 0 C2 e पावर 0, f ऑफ 0 जो है वो आपके पास u के बराबर है, तो C2 की वैल्यू आ जाएगी u के इक्वल। ठीक है जी, तो अब ये C2 की वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमारे पास जो है सॉल्यूशन आ जाएगा जो कि है f ऑफ y और u e पावर माइनस 1 प्लस आयोटा y, ठीक है, ओमेगा ओवर 2 न्यू। ठीक है, आपको याद है कि मैंने सॉल्यूशन इस तरह से लेट किया था, u y ऑफ t इज इक्वल टू रियल ऑफ f ऑफ y e पावर आयोटा ओमेगा t। तो मुझे बेसिकली इस f तक पहुंचना था। ठीक है, इसको मैंने फाइंड करना था जो कि हमने ऑलरेडी फाइंड कर लिया। ठीक है, f ऑफ y को। तो अब इसका सॉल्यूशन जो है वो हम उसमें उसकी दोबारा वैल्यू जो है वो सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो ये हमारे पास फाइनल जो है वो आंसर आ जाएगा। ठीक है, इज इक्वल टू u टाइम रियल ऑफ e पावर माइनस आयोटा माइनस 1 प्लस आयोटा होल स्क्वायर सॉरी y into ओमेगा ओवर 2 न्यू into e पावर आयोटा ओमेगा t। कोई बताएगा अब क्या करेंगे? हाँ जी, कोई बंदा बताएगा कि अब क्या करेंगे नेक्स्ट? नेक्स्ट क्या करेंगे हम? रियल ऑफ, हम इसमें से वो कंपोनेंट सेपरेट कर देंगे, रियल पार्ट सेपरेट कर देंगे जिसमें यानी इसमें हम वो कंपोनेंट जो है वो सेपरेट कर देंगे जिसमें टी नहीं आ रहा, या आप यूं कह लेंगे जिसमें आयोटा नहीं आ रहा उसको हम अलग कर देंगे। e पावर माइनस y ओमेगा ओवर 2 न्यू। ठीक है, रियल ऑफ e पावर, ये आपके पास आ जाएगा माइनस आयोटा y न्यू e पावर आयोटा ओमेगा t। ठीक है, तो अब ये एक्सपोनेंशियल जो है इनको हम ऐड कर देंगे। ठीक है, इनको हम ऐड कर देंगे। u इज इक्वल टू माइनस y ओमेगा ओवर 2 न्यू रियल ऑफ e पावर, अब इसमें से आप कॉमन ले लें। ठीक है, ये देखिए जी, आयोटा हमने कॉमन ले लिया तो ये आपके पास बन गया ओमेगा टी माइनस y ऑफ ओमेगा ओवर 2 न्यू। ये यानी ये आयोटा जो है मैंने यहाँ से भी और यहाँ से कॉमन लिया, जो पॉजिटिव पावर थी उसको मैंने पहले लिखा और ये लिखा। अब जो है वो आपको आइलर फार्मूला आता है, इसके ऊपर सिर्फ आइलर फार्मूला जो है वो हम अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो अब हमारे पास जो फाइनल सॉल्यूशन है वो है u y ऑफ t इज इक्वल टू u e पावर माइनस y ओमेगा ओवर 2 न्यू। ठीक है, ब्रैकेट में यहां नीचे लिख लेता हूं। तो इसको जब आप लिखेंगे रियल ऑफ, तो ये आपके पास आ जाएगा cos ऑफ ओमेगा t माइनस y ओमेगा ओवर 2 न्यू
प्लस आयोटा साइन ओमेगा टी माइनस वाई ओमेगा ओवर 2 न्यू। ये लीजिए, अब आपकी बाउंड्री कंडीशन रियल पार्ट थी यानी कॉज के साथ थी, तो हम इसमें से सिर्फ कॉज वाला रियल पार्ट जो है वो हम चूज कर लेंगे। ये देखिए मैंने रियल लिखा था। अगर आपकी बाउंड्री कंडीशन ये होती u0t इज इक्वल टू u साइन ऑफ ओमेगा टी, तो मैं यहाँ रियल की जगह पे इमेजिनरी लेके चलता। इमेजिनरी लिखते सर। जी समझ आ रही है बेटा? कोई सवाल है आपका? नहीं सर, कोई ओके सवाल क्लियर नहीं है। सर। मैं ये कह रहा हूँ बेटा कि अगर बाउंड्री कंडीशन आपकी साइन पे होती ना, तो जो सॉल्यूशन हमने अज्यूम किया था, ठीक है, ऐसे उसमें रियल की जगह पे हम इमेजिनरी लेके चलते थे, इमेजिनरी ऑफ एफ ऑफ वाई ई पावर आयोटा ओमेगा टी, ठीक है। लेकिन हमारी कंडीशन चूंकि कोसाइन फंक्शन पे थी जो कि रियल पार्ट है, तो हम इसका जो सॉल्यूशन लिखेंगे u y ऑफ t u e पावर माइनस y ओमेगा ओवर 2 न्यू cos ऑफ ओमेगा t माइनस y ओमेगा ओवर 2 न्यू। जी ये हमारा सॉल्यूशन आ गया, ठीक है। अगर ये बाउंड्री कंडीशन साइन पे होती तो इस रियल को हम इमेजिनरी से रिप्लेस कर देते और बिल्कुल ऐसे ही इस क्वेश्चन को लेके चलते और यहां से हम इसका इमेजिनरी पार्ट ले लेते, तो फिर हमारे पास जो सॉल्यूशन बनता, ठीक है, तो वो हमारे पास आ जाता u e पावर माइनस y ओमेगा ओवर 2 न्यू साइन ऑफ ओमेगा t माइनस y ओमेगा ओवर 2 न्यू। ये हमारा कोसाइन के साथ है कि अगर हमारे पास बाउंड्री कंडीशन साइन फंक्शन हो तो ये कंडीशन, ये सॉल्यूशन है। अब हमने देखना ये कि सॉल्यूशन तो हमने फाइंड कर लिया, क्या ये सॉल्यूशन ठीक भी है या नहीं, ठीक है। कैसे पता चलेगा कि सॉल्यूशन फाइंड करने के बाद आपने उसको चेक करना है कि आया कि ये सॉल्यूशन जो है ये वैलिड भी है या नहीं। तो उसके लिए हम क्या चेक करते हैं, बाउंड्री कंडीशन। इस सॉल्यूशन में आप y को जो है वो 0 सब्स्टिट्यूट कर दें, तो आपके पास क्या आ जाएगा, u e पावर 0 cos ऑफ ओमेगा t माइनस 0 इज इक्वल टू u cos ऑफ ओमेगा t। ये लेंगे, तो ये जो सॉल्यूशन है इसने हमारी जो बाउंड्री कंडीशन है उसको सेटिस्फाई कर दिया। क्लियर? ठीक है, तो ये हमारा सॉल्यूशन जो है ये वैलिड है। तो ये सेकंड प्रॉब्लम ऑफ स्टॉक्स था, ठीक है। इसको आप इस मेथड से भी सॉल्व जो है वो कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है वो बिल्कुल सेम इसी पैटर्न पे करना है आप लोगों ने। मैं आपको जस्ट गाइड करूंगा और आप लोगों ने सेम ऐसे ही उस क्वेश्चन को करना है, ठीक है। उसमें अब ये हमारे पास एक प्रॉब्लम था, अगर हम इसमें प्रेशर का इफेक्ट डाल देंगे तो ये नया प्रॉब्लम बन जाएगा, ठीक है। यानी आपको ये सिर्फ ये बता दूं कि फ्लूइड डायनामिक्स के अंदर जो है बहुत सारे इफेक्ट्स होते हैं जिनको आप ऐड कर सकते हैं और फिर आप उनको डिस्कस भी कर सकते हैं। पहले टाइटल लिख लें, पल्सेटिंग फ्लो between two parallel surface, between two parallel surface, ठीक है। दो जो है ये पैरेलल सरफेसेस हैं, ठीक है। जब आपने ये सारा क्वेश्चन वैसे ही करना है, मैं आपको जैसे पहले स्टेटमेंट, ठीक है, इसकी स्टेटमेंट जो है वो आप करेंगे, ठीक है। उसके बाद आप अजम्पशंस जो हैं उनको आप बताएंगे कौन कौन सी अजम्पशंस ली हैं आपने। फिर उस प्रॉब्लम की आप ज्योमेट्री बताएंगे कि ज्योमेट्री क्या है,
फिर आप उसकी जो है इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी लिखेंगे, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। फिर आप नेवियर-स्टोक्स इक्वेशंस लिखेंगे, ठीक है। और ये सारी चीजें आपने जो है वो करनी है। इसके बाद जो आपके पास मॉडल बनेगा, ठीक है, वो आप देख लें। उनको मैं मॉडल को लिख रहा हूँ 1 over rho partial p over partial x plus mu partial square u over partial y square। तो जो अभी हमने क्वेश्चन किया है और ये जो हमने क्वेश्चन किया है, इस क्वेश्चन में और उस क्वेश्चन में क्या फर्क है? ये पैरेलल सरफेसेस हैं, ठीक है। और इसमें हमारे पास जो है यू ए टी है और ये भी 0 है, और u माइनस ए टी है, ये भी 0 है। यानी ये दोनों पैरेलल सरफेसेस हैं, लेकिन दोनों ही रेस्ट पे हैं, इनमें कोई मोशन नहीं है, ठीक है। और एज है 2, एज है इज द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू पैरेलल सरफेसेस। और फर्दर हम ये हमारी कंडीशंस हैं, ये जो मैंने आप लोगों को बताया ना कि बाउंड्री कंडीशंस क्या है। फर्दर हम ये अज्यूम कर लेते हैं कि इफ प्रेशर ग्रेडियंट यानी पार्शियल पी और पार्शियल एक्स इज इक्वल टू पी एक्स कॉज ऑफ ओमेगा टी। जो अभी हमने प्रॉब्लम किया ना उसमें ये वाला फैक्टर नहीं था, ठीक है। लेकिन इस केस के अंदर जब हमने इस प्रॉब्लम को मॉडल किया तो ये फैक्टर आ गया जो कि प्रेशर है। अब वो कह रहे हैं कि इसकी जगह पे आप ये वाला फैक्टर यूज करेंगे, ठीक है। इक्वेशन नंबर 1 बाउंड्री कंडीशन जो है इसको आप 2 कह दें, 3 और ये 4। यूजिंग 4 in 1, using equation 4 in equation 1, ठीक है जी। इक्वेशन 1 जो है इसको इसमें यहाँ यूज कर दें इसकी वैल्यू, तो हमारे पास जो फर्दर इक्वेशन बन जाएगी वो हम लिखते हैं, ठीक है। सिर्फ प्रेशर की जगह पे हम लिखेंगे पी एक्स कॉज ऑफ ओमेगा टी, ठीक है। यू ए ऑफ टी इज इक्वल टू 0 एंड यू ऑफ माइनस ए टी इज इक्वल टू 0। तो ये सेकेंड ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है और इसकी 2 ही बाउंड्री कंडीशंस हैं। तो अगेन हम वही सारा काम करेंगे जो काम हमने अभी थोड़ी देर पहले किया। assume that u y of t is equal to real of f of y e power iota omega t, ठीक है। ये हमने पहले भी किया है। तो आपको ये वाला मेथड अगर इजी लगे तो आप इसको भी अडॉप्ट कर सकते हैं किसी भी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को ऑर्डर्स में कन्वर्ट करने के लिए। तो ये हमारे पास पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसका सॉल्यूशन जो है चूंकि इसमें अननोन जो है वो u है, ठीक है। तो u जो है ये वेलोसिटी है और हमारा टारगेट यही होता है कि हमने जब फ्लूइड फ्लो करे तो हम उसकी वेलोसिटी जो है उसको मेजर करें, उसको कैलकुलेट करें कि कैसे मूव कर रहे हैं, उसकी स्ट्रीम लाइन क्या बनती है और उसके अंदर जो पैरामीटर्स आ रहे हैं उनका इफेक्ट क्या है इसके ऊपर, ठीक है। तो ये हम बी द सॉल्यूशन ऑफ 1, बी द सॉल्यूशन ऑफ 1। और अगर ये 1 का सॉल्यूशन है तो इसको बस सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। तो आप इसको जो है वो आप कैसे लिखेंगे, आपने ये ऑलरेडी चीज कैलकुलेट की हुई थी, ठीक है। लास्ट लेक्चर में हमने अभी की है आयोटा ओमेगा, ठीक है, f ऑफ y e पावर आयोटा ओमेगा, ठीक है, माइनस 1 ओवर रो रियल ऑफ p ऑफ x e पावर आयोटा ओमेगा, ठीक है।
प्लस रियल ऑफ एफ डबल प्राइम ऑफ वाई ई पावर आयोटा ओमेगा ई। ठीक है, तो आपने क्या करना है कि ये जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ये रियल वगैरह जो है इसको जब आप उड़ा देंगे सारी, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, तो ये सिंप्लीफाई करने के बाद आपके पास जो इक्वेशन बनेगी वो आपके पास आ जाएगी माइनस आयोटा ओमेगा ओवर न्यू एफ इज इक्वल टू पी ऑफ एक्स, ठीक है, ओवर रो न्यू। ठीक है जी, लेकिन अब कोई बताएगा कि अब जो इक्वेशन बनी है उसकी नेचर क्या है? एनीवन? अब ये जो मेरे पास ये जो इक्वेशन बन गई है, जिसको मैं अभी हाईलाइट भी करता हूँ, सिर्फ आप लोगों ने मुझे ये बताना है कि ये इक्वेशन क्या है, कौन सी डिफरेंशियल इक्वेशन है? सर नॉन होमोजेनियस। शाबाश, सेकंड ऑर्डर नॉन होमोजेनियस। ठीक है, सेकंड ऑर्डर नॉन होमोजेनियस। तो ये बेटा बीएससी का सवाल है, आपको जरूर आता होगा कि हम इसका जनरल सॉल्यूशन जो है वो कैसे फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, तो ये पहले जो हमने क्वेश्चन किया ना उसमें होमोजेनियस थी, तो सिंपली मैंने उसका पर्टिकुलर सॉल्यूशन फाइंड किया। ठीक है, और उसमें कांस्टेंट आ गए, तो मैंने कंडीशंस अप्लाई करके कांस्टेंट को फाइंड किया, सॉल्यूशन आ गए और दैट्स ऑल। अब इस केस में हमारे पास ये नॉन होमोजेनियस आ गया, तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं ये भी आप लोगों को पहले से आइडिया है कि हम पहले इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखते हैं। ठीक है, ऑक्सिलरी होमोजेनियस इक्वेशन लिखते हैं, ठीक है, जिससे हमें रूट्स मिलते हैं। ठीक है, सॉरी, तो ये प्लस माइनस के साथ आएगा, प्लस माइनस, और ये चीज आ जाएगी। ठीक है, लेकिन इससे भी पहले आप लोगों ने वही काम करना है, मैं आपको सॉरी वो बताना भूल गया कि आपने इसके साथ भी पहले वही काम करना है जो अभी थोड़ी देर पहले हमने किया था कि 2 से आप मल्टीप्लाई कर दें और 2 से डिवाइड कर दें। एफ ऑफ वाई इज इक्वल टू पी ऑफ एक्स ओवर रो न्यू। ठीक है, फिर इस 2 आयोटा को जो है वो आप रिप्लेस कर देंगे, एफ डबल प्राइम ऑफ वाई माइनस 1 प्लस आयोटा होल स्क्वायर ओमेगा, ठीक है, ओवर 2 न्यू एफ ऑफ वाई इज इक्वल टू पी ऑफ एक्स रो न्यू। जो प्रोसेस अभी हमने थोड़ी देर पहले क्वेश्चन के लिए किया था, एग्जैक्टली वही काम करने कि आपने 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, फिर 2 आयोटा को रिप्लेस कर दिया 1 प्लस आयोटा होल स्क्वायर के साथ। अब आप जब इसका सॉल्यूशन लिखेंगे, ठीक है, तो आपके पास आ जाएगा एफ ऑफ वाई सी, जो कि आपके पास आ जाएगा C1 e पावर 1 प्लस आयोटा वाई, ठीक है, ओमेगा ओवर 2 न्यू, प्लस C2 e पावर माइनस 1 प्लस आयोटा वाई ओमेगा ओवर 2 न्यू। तो ये आपका आ गया कॉम्प्लीमेंट्री सॉल्यूशन। ठीक है, आपने राइट साइड पे देखा, राइट साइड पे कांस्टेंट है, ये जो टर्म है ना कांस्टेंट है। तो आपको पता है कि जब हम कोई भी मेथड यूज करते हैं टू फाइंड पर्टिकुलर सॉल्यूशन, तो उसमें हमारे पास अनडिटरमिन्ड कोएफिशिएंट मेथड है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास वेरिएशन ऑफ पैरामीटर मेथड है, जिसकी मदद से हम जो है वो पर्टिकुलर सॉल्यूशन जो है स्पेशली फाइंड करते हैं। तो अगर राइट साइड पे कांस्टेंट हो तो हम जो है एफ पी कैसे चूज करते हैं, ए के साथ। ठीक है, अगर राइट साइड पे कांस्टेंट हो तो वाई पी चूज करने का तरीका क्या है, हम वो अनडिटरमिन्ड कोएफिशिएंट मेथड या यूज कर सकते हैं। हम इसका पहले फर्स्ट डेरिवेटिव कैलकुलेट करेंगे इज इक्वल टू 0, सेकेंड डेरिवेटिव कैलकुलेट करेंगे इज इक्वल टू 0, और ये दोनों सारी वैल्यूज जो है हम इसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे। ठीक है, ये जो हमारे पास ओरिजिनल इक्वेशन थी, जब सब्स्टिट्यूट करेंगे 0 माइनस 1 प्लस आयोटा होल स्क्वायर ओमेगा ओवर 2 न्यू, एफ ऑफ वाई को हमने ए लेट किया हुआ है,
A इज इक्वल टू P ऑफ X ओवर न्यू रो न्यू। ठीक है, अब ये न्यू जो है इस न्यू से कैंसिल भी हो सकता है। ठीक है, अब इसको हम उधर डिवाइड भी कर देंगे, सिंप्लीफाई भी कर देंगे, तो हमारे पास इसका जो है वो आंसर आ जाएगा। ठीक है, ए की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, P ऑफ X ओवर ओमेगा 1 प्लस आयोटा होल स्क्वायर। ठीक है, एक और जो है मैं आपको बता देता हूँ कि डायरेक्ट सोल्यूशन भी आप लिख सकते हैं अगर आपको बहुत ज्यादा ग्रिप है इसके। सॉरी, हाँ, ये वाई पी आपके पास आ गया, सॉरी ए की वैल्यू आ गई। ठीक है, तो आप इसमें प्लस कर देंगे इसको वाई पी, क्योंकि जनरल सोल्यूशन जो है वो हम कैसे लिखते हैं, जनरल सोल्यूशन। सर ये माइनस तो हम उधर लेके नहीं गए ना, 2 को उधर लेके गए, ये जो नीचे था। शाबाश, माइनस भी है बेटा, माइनस भी आएगा सर, 2 भी आएगा, हाँ, 2 भी आएगा, 2p ऑफ f x। of t प्लस f of p y, दोनों सॉल्यूशन जो है इनको हम सम कर देंगे। मैं बस आगे थोड़ा सा चला के क्वेश्चन आप लोगों के लिए छोड़ दूंगा, आप लोग जो है वो बाकी आप खुद करेंगे। तो इसका सॉल्यूशन जो है f of y इज इक्वल टू c1 e पावर 1 प्लस आयोटा y ओमेगा ओवर 2 न्यू प्लस c2 e पावर माइनस 1 प्लस आयोटा y, ठीक है, ओमेगा ओवर 2 न्यू माइनस P ऑफ x ओवर ओमेगा 1 प्लस आयोटा होल स्क्वायर। तो जनरल सॉल्यूशन मैंने जो है वो लिख लिया। अब आपने कंडीशंस अप्लाई करनी है और आप लोगों ने सॉल्यूशन जो है वो फाइंड करना है। एक और काम करें कि कंडीशन अप्लाई करेंगे आप लोग, ठीक है, इसकी अल्टरनेटिव फॉर्म जो है वो भी मैं आपको लिख देता हूँ, वो अल्टरनेटिव फॉर्म भी जो है वो आप बनाएंगे कि वो कैसे बनेगी। ये हमारे पास जो पर्टिकुलर सॉल्यूशन है ये, हाँ सॉरी, ये प्लस ही रहेगा क्योंकि इसके साथ भी माइनस है आई थिंक। देखिए जरा ये टर्म प्लस आएगी या माइनस आएगी, क्योंकि स्टार्टिंग में इसके साथ जो है वो माइनस था या प्लस था। ये इसको वेरीफाई करना है कि प्लस के साथ आ रही है या ये माइनस के साथ आ रही है। इसका अल्टरनेटिव सॉल्यूशन भी आप लिख लें, और ये भी आप लोगों ने ना डिफरेंशियल इक्वेशन में पढ़ा हुआ है कि अगर इस तरह से हमारे पास हो ना डी स्क्वायर माइनस ए इज इक्वल टू 0, तो इसका एक सॉल्यूशन होता है जो कि हम हाइपरबोलिक फॉर्म में लिखते हैं। ठीक है, इसको प्लस आपने करना है कैसे, इसको ओपन करके, ठीक है, इसको आपने ओपन करना है। आपको याद है कि आपके पास क्वेश्चन के अंदर कभी भी इस तरह से एक्सप्रेशन आता था ना, इस तरह से 1 ओवर आयोटा, तो आप उसको किसी न किसी तरह से डिनोमिनेटर से आयोटा को खत्म करते हैं। तो अब रैशनलाइज करके कर लेते हैं। जब आप इसको खत्म करेंगे ना, ये देखिएगा यहाँ पे है माइनस, तो मैं इसको खत्म करूंगा 1 प्लस आयोटा होल स्क्वायर, तो ये 2 आयोटा के इक्वल आता है, तो मेरे पास आ गया 2 ओमेगा आयोटा यहाँ पे। अब क्या करेंगे कि आयोटा से हम मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, और आयोटा से डिवाइड करेंगे, तो ये आयोटा स्क्वायर जो है ये -1 होगा जो कि इसको प्लस कर देगा, तो ये खत्म हो जाएगा। ठीक है, ये भी आपने यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन जो है वो कर लेनी है। तो इसकी अल्टरनेटिव फॉर्म जो है वो भी मैं आप लोगों को बता दूं। अच्छा, इसमें एक रो भी साथ इसके आता है, वो भी आप लिखें। तो इसकी अल्टरनेटिव फॉर्म जो है वो सॉल्यूशन की वो ये है f ऑफ y p ऑफ x आयोटा ओवर 2 ओमेगा रो प्लस c1 cos हाइपरबोलिक, ठीक है, 1 प्लस आयोटा ओमेगा ओवर 2 न्यू y, ठीक है, प्लस c2 साइन हाइपरबोलिक
1 प्लस आयोटा 2 न्यू इंटू वाई, ये इसकी अल्टरनेटिव फॉर्म है। ठीक है, अब आपने क्या करना है, दोनों कंडीशंस अप्लाई करनी और उसका सॉल्यूशन जो है वो आप लोगों ने फाइंड करना। ठीक है, यानी वो जो आपको शुरू में, क्योंकि इसमें हमारे पास दो कांस्टेंट आ रहे हैं C1 और C2, तो अब आपने पहले क्या करना है कि ये आपके पास कंडीशन थी, आपने उनको पहले ये देखिए f ऑफ a e पावर आयोटा ओमेगा t और बाउंड्री पे कंडीशन 0 थी। ठीक है, तो 0 अगर लिखा हो तो ये 0 ही है, इसको जब खत्म करेंगे, क्योंकि आपको पता है कि e पावर आयोटा t कभी भी 0 नहीं होता, तो f ऑफ a इज इक्वल टू 0। सिमिलरली f ऑफ माइनस a इज इक्वल टू 0। तो ये दो कंडीशन जो है u से हम f में आ गए। हमारा सारा क्वेश्चन जो है वो u में था, हमने उसको पहले f में कन्वर्ट कर दिया, ओडीज बना के उसका सोल्यूशन फाइंड किया, फिर उसकी कंडीशन को भी हमने ओडीज में कन्वर्ट किया और तब उसका सोल्यूशन जो है वो हमने। एक्सक्यूज मी सर, जी सर यहाँ पे e की पावर जो ओमेगा टी है, आयोटा ओमेगा टी है, इसका हमने रियल पार्ट लेना है। रियल पार्ट इसका कॉज आ जाएगा, कॉज ओमेगा टी, लेकिन कॉज ओमेगा टी तो 0 के इक्वल हो सकता है ना, क्योंकि कॉज 0 0 के इक्वल होता है। नहीं बेटा, इसको ऐसे तो नहीं ना करना आप लोगों ने। नहीं सर, अगर हम इसको पहले रियल सेपरेट कर लें, क्योंकि हमें सिर्फ रियल पार्ट है ना इसका। मेरी बात सुनो ना, ये अगर आपके पास, इसका मतलब क्या है कि रियल ऑफ यानी 0 e पावर ओमेगा टी, ये चीज है। बात समझ रहे हो ना, मैंने वैसे 0 वहां पे लिख दिया है क्योंकि उसकी राइट साइड थी 0, जब मैं उसको कन्वर्ट करूंगा ना तो 0 को अगर मैं यहाँ लिख लूं e पावर आयोटा ओमेगा टी, तो ये देखो f ऑफ a इज इक्वल टू 0। बेटा यहाँ पे मैंने डायरेक्ट 0 लिख दिया था क्योंकि मैंने ये चीज नहीं लिखी। आपको पता है ना कि ये जो मैंने आपको बताया था कि u a t इज इक्वल टू 0 है। ठीक है, 0 है। तो अब जब मैंने इसको f में कन्वर्ट करना है तो यहाँ पे जो मैं लिखूंगा ना वो ये चीज होगी, ये देखें, रियल ऑफ u क्या था 0 e पावर आयोटा ओमेगा t। तो अब आप जरा कंपेयर करो, f ऑफ a इज इक्वल टू 0। ठीक है, ऐसे आएगा। मैंने वहां पे डायरेक्ट जो है वो यूज कर लिया, इस वजह से आप लोगों को थोड़ा मसला हुआ। अच्छा, अगला सवाल देखें। प्रॉब्लम जो है वो कैसे वो चेंज करता है और कैसे ज्योमेट्री जो है वो उसकी चेंज हो तो प्रॉब्लम भी चेंज हो जाता है, वो उसकी तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम हमारा ये, बाकी इसका सॉल्यूशन जो है कंडीशन अप्लाई करके आप लोगों ने खुद फाइंड करना है। मॉडिफाइड फर्स्ट एंड सेकंड आपने साइन से भी करना है, साइन फोरियर से, लेप्लास से, कपूटो से, कपूटो फेब्रिजियो से, अताना बलिनो से। ठीक है, ये उसी तरह से। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है ये इंपॉर्टेंट है, आज का हमारा थर्ड क्वेश्चन। लेमिनार फ्लो ओवर एन inclined plane, inclined plane, ये फिर मैं थोड़ा सा आपको थोड़ा बैकग्राउंड बता दूं कि प्रॉब्लम कैसे बनते हैं। जब आपके पास एक प्लेट थी, ठीक है, आपने उस क्वेश्चन को मॉडल किया और आपके पास इस तरह से एक पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन जो है मॉडल की फॉर्म में आ गई। फिर आपने दो प्लेट्स ली, उनको मॉडल किया और उसमें आपके पास इस तरह से एक मॉडल आ गया पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का। तो चेंज कहां पे आ रही थी? बाउंड्री कंडीशंस में। ठीक है, प्लेट भी जो है वो सिंगल है, बाउंड्री कंडीशन प्लेट 2 होगी, मॉडल वही आ रहा है और बाउंड्री कंडीशन चेंज है। ठीक है, इस प्लेट के ऊपर कंडीशन और है, इसके ऊपर और है। ठीक है, फर्दर हमने क्या कहा कि इसमें इसी प्लेट जो है हमने दो पैरेलल सरफेस ले ली और अब हमने कहा कि हम इसमें प्रेशर का इफेक्ट जो है उसको डिस्कस करेंगे। पहले हम अज्यूम कर लेते थे कि प्रेशर जो है उसको हम इग्नोर कर देंगे,
लेकिन फिर इस केस में हमने जो अभी किया है ये पल्सेटिंग फ्लो वाला, उसमें हमने इस प्रेशर को जो है वो कंसीडर किया है। तो इसी तरह से हर मॉडल के अंदर इफेक्ट जो है वो ऐड होता जाता है। ये देखिए इसके लिए जो है ये सिंगल प्लेट है, ये हमारे पास 2 प्लेट्स हैं लेकिन विदाउट प्रेशर, लेकिन ये हमारे पास 2 प्लेट्स हैं विद प्रेशर। ठीक है, तो ये इस तरह से सारी जो ज्योमेट्री है प्रॉब्लम के ज्योमेट्री के अकॉर्डिंग उसका मॉडल और उसके अंदर हम किसी भी इफेक्ट को डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, यानी आप की प्लेट यानी ज्योमेट्री जो वो मूव करें तब भी फ्लूइड फ्लो करता है, और अगर वो मूव ना करे तो फिर प्रेशर की वजह से जो है वो मूव करता है। तो ये हमने डिस्कस जो है वो सब के अंदर जो है वो फ्लूइड मॉडल्स ही करने हैं। और अभी जो हमने ऊपर क्वेश्चन लिखा है ये तो थी फ्लैट सरफेसेस, यानी फ्लैट प्लेट है 1 और फ्लैट प्लेट है 2 जो कि पैरेलल है। और अभी जो हमने ज्योमेट्री करनी है, ठीक है, वो देखें कैसी है। हमने कह दिया कि इंक्लाइंड सरफेस है कोई, ये देखिए, ठीक है, जारी बात है वो एक्स एक्सिस के साथ कोई ना कोई एंगल तो बनाएगी। इंक्लाइंड यानी इंक्लिनेशन तो होगा ही होगा, ठीक है। और ये हमारा जो है ये एक्स एक्सिस है, हम इसको जो है वही ले लेते हैं, ठीक है। इसकी विड्थ जो है वो हमारे पास b है, इसमें जो इसकी प्रोफाइल बनेगी वो ये है, ठीक है। u ऑफ y, u इज इक्वल टू u ऑफ y, ठीक है। और यहाँ पे जो है ये ग्रेविटी एक्ट करती है डाउनवर्ड, ठीक है। ये हमारा जो है ये एक्स एक्सिस है और ये हमारा जो है ये वाई एक्सिस है, ठीक है जी। तो अब टोटली जो हमारा मॉडल है वो चेंज हो जाएगा, लेकिन चेंज किस फैक्टर में आएगी, ठीक है, और क्यों आएगी। अब देखिए बाकी जितने भी आपने मॉडल डिस्कस किए, हम शेयर स्ट्रेस अप्लाई करते थे या वो प्लेट खुद मूव करती थी या फिर उसमें प्रेशर ग्रेडियंट होता था तो फ्लूइड फ्लो करता था, लेकिन इस केस में फ्लो किसकी वजह से करेगा, कोई बताएगा। अगर इंक्लाइन कर दें उसी प्लेट को या उस सरफेस को तो फिर फ्लो किसकी वजह से आएगा, कौन सा फैक्टर है जिसकी वजह से यहां पे पड़ा फ्लूइड जो है वो फ्लो करेगा डाउनवर्ड, कोई बताएगा। ग्रेविटी की वजह से सर। देखिए जब भी कोई चीज जो है अर्थ से ऊपर होती है तो डेफिनेटली अर्थ जो है उसको अट्रैक्ट करती है, तो वो मोशन जो है वो ग्रेविटी की वजह से होता है। तो अब इस केस में जो मोशन है वो ग्रेविटी की वजह से होगा, और आपको पता है कि ग्रेविटी कौन सी फोर्स होती है बेटा, ग्रेविटी बॉडी फोर्स। कौन सी, बेटा बताएं। बॉडी फोर्स, बॉडी फोर्स सर, बॉडी फोर्स। शाबाश, बॉडी फोर्स। तो आपने तो जब आप नेवियर-स्टोक्स सीक्वेंस लिखेंगे, मैं आपको वो लिख बताता हूँ, तो चेंज कहाँ पे आने वाला है ये देखिएगा। पार्शियल, मैं फर्स्ट कंपोनेंट लिख रहा हूँ, u पार्शियल u ओवर पार्शियल x प्लस v पार्शियल u ओवर पार्शियल y, w पार्शियल u ओवर पार्शियल z इज इक्वल टू minus 1 over rho partial x over partial p over partial x plus mu partial square u over partial x square partial square u over partial y square plus partial square u over partial z square, ठीक है, और प्लस रो bx, ठीक है। जब आप y का कंपोनेंट लिखेंगे तो रो by रो bz रेस्पेक्टिवली, ठीक है। आपको पता है कि फ्लो 1 डायमेंशनल है, ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, ठीक है। यहां से ये y की डायरेक्शन में है तो फ्लो क्या होगा, अब हमारे पास ये चीज है, ठीक है। स्टेटमेंट आप वैसे लिखेंगे, अजम्पशंस लिखेंगे, ऐसी फिगर बनाएंगे, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी लिखेंगे,
नेवियर स्टोक्स इक्वेशन लिखेंगे और असम्पशन इसके ऊपर अप्लाई करेंगे, तो आपके पास जो कंपोनेंट बनेगा पार्शियल u ओवर पार्शियल t, प्रेशर को भी हमने एब्सेंट्स ले लिया कि देयर इज अ नो प्रेशर ग्रेडियंट, ठीक है, म्यू टाइम्स पार्शियल स्क्वायर u पार्शियल y स्क्वायर। ऐसा मॉडल तो आपके पास पहले भी बनता आ रहा था जब सिंगल प्लेट थी ये वो, लेकिन अब हमने यह रो vx, ठीक है, रो vx। अब हमने यहां से इस फिगर से देखना है कि वो जो ग्रेविटी है उसका x कंपोनेंट क्या है, ठीक है, उसका x कंपोनेंट क्या है जी, कोई बताएगा? जी साइन थीटा आएगा या जी कॉस थीटा आएगा? क्योंकि दो कंपोनेंट होंगे ना, ये देखिएगा जरा, अगर मैं जी हमारे पास कोई है फंक्शन, ठीक है, थीटा, तो डेफिनेटली उसके दो कंपोनेंट होंगे, कोस थीटा एंड साइन जी थीटा। cos थीटा, जी cos थीटा, साइन थीटा आएगा सर। साइन थीटा आना है सर। हाँ जी साइन थीटा आएगा, कैसे आएगा, कोई एक्सप्लेन करेगा? हाँ जी, तो बस हम बच्चों आप बताओ। आएगा तो साइन थीटा, लेकिन क्या लॉजिक है? अगर नहीं तो आपको पता होगा तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, आप लोग खुद इसको जो है वो वेरीफाई करेंगे। साइन थीटा, ठीक है, तो ये आपके पास जो है वो प्रॉब्लम आ गई, ठीक है। इसी तरह से जब इसका सेकंड कंपोनेंट करेंगे आप नेवियर स्टोक्स इक्वेशन का, तो वो आपके पास क्या आ जाएगा, उसमें ये v आएगा तो ये 0 आ पार्शियल जाएगा, v ओवर पार्शियल t। ठीक है, तो हमारे पास ये टर्म बच जाएगी g cos थीटा माइनस 1 ओवर रो पार्शियल p ओवर पार्शियल y, और जब थर्ड कंपोनेंट करेंगे तो पार्शियल p ओवर पार्शियल z माइनस के साथ आ जाएगा 1 ओवर रो। तो हम कहेंगे कि p जो है वो y z का फंक्शन नहीं है, सो ऑन, वो जैसे हमने पहले किया हुआ था सारा, ठीक है, वैसे ही सारी हम मॉडलिंग करेंगे। तो हमारे पास जो मॉडल बन जाएगा फाइनली वो फर्स्ट कंपोनेंट से ही आएगा जिसमें हमने पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन जो लिखी है। तो फाइनली हमारा मॉडल जो है आफ्टर अप्लाइंग नेवियर स्टोक्स इक्वेशन, जो हमारा मॉडल बनेगा वो आप लोग जो है वो देख लें जी। वो आपके पास आ जाएगा डी स्क्वायर यू न्यू ओवर डी वाई स्क्वायर। फ्लो जो है वो स्टेडी फ्लो है, ठीक है, इस केस में तो हमारा पार्शियल यू ओवर पार्शियल टी जो है ये भी 0 हो जाएगा, तो आपके पास ये सॉल्यूशन आएगा, ठीक है। और ये आपके पास फाइनल फॉर्म जो है वो मैं आपको बता देता हूँ, आपने फर्दर इसको जो है वो सॉल्व करना है। माइनस 1 ओवर रो पार्शियल p ओवर पार्शियल x, ठीक है, प्लस g साइन थीटा इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब ये जो इसको आप यूं कर रहे हैं यूं, ठीक है, अब आपने इसको जो है वो इसका कोएफिशिएंट है वो इंडिपेंडेंट करना है, तो आपके पास आ जाएगा डी स्क्वायर यू डी वाई स्क्वायर माइनस 1 ओवर म्यू पार्शियल p ओवर पार्शियल x प्लस रो g ओवर म्यू, ठीक है, वो आपके पास क्या आ जाएगा, हाँ, म्यू ओवर जी साइन थीटा के साथ क्या बनेगा, ये देखिएगा जरा, इसमें आ जाएगा रो जी, ठीक है, और ओवर म्यू जी साइन थीटा इज इक्वल टू 0। जी कोई बताएगा? अब इसकी देखनी हमने कंडीशन, ठीक है, कि व्हेन y इज इक्वल टू 0 du ओवर dy इज इक्वल टू 0, ये नंबर 1 कंडीशन, ठीक है।
दूसरी कंडीशन जो है वो आप देखें, when y is equal to 0, u is equal to u maximum। ठीक है, पहले आपने ये कंडीशन अप्लाई करनी है। तो आप देखें कि ये सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है और इसकी दो ही कंडीशंस हैं। आप इसको पहले इंटीग्रेट करेंगे, आपके पास प्लस कांस्टेंट आ जाएगा। इस कंडीशन को अप्लाई करेंगे तो वो कांस्टेंट खत्म हो जाएगा। फिर इसको दोबारा से इंटीग्रेट करेंगे तो ये u आ जाएगा, तो फिर y 0 और u पे u मैक्सिमम होगा। ठीक है, और फर्दर जब आपके पास सॉल्यूशन आ जाएगा, यानी जब आपके पास सॉल्यूशन जो है वो आपके पास आ जाएगा फाइनल, फिर आपने जो है इसमें ये कंडीशन पुट करनी है y 0, ठीक है, और सॉरी y इज इक्वल टू b, u इज इक्वल टू u मैक्सिमम। ये आपका सॉल्यूशन है। आपने इसको इंटीग्रेट करना है। फर्स्ट टाइम एक कांस्टेंट आएगा, कंडीशन अप्लाई करेंगे, उसकी वैल्यू आ जाएगी। फिर आप इसको दोबारा इंटीग्रेट करेंगे, ये वाली कंडीशन लगाएंगे, तो आपके पास ये सॉल्यूशन आ जाएगा। जब सॉल्यूशन आएगा तो सॉल्यूशन में आप y इज इक्वल टू b और u इज इक्वल टू u मैक्सिमम पुट करेंगे, तो आपके पास फाइनल जो है वो सॉल्यूशन आ जाएगा। ठीक है, मैं बाकी चीजें जो है वो इसमें नहीं कर रहा, क्योंकि मैंने आपको ऑलरेडी जो चीजें बताई हुई कैसे कैसे करनी है। अब हमने चलना है कि इस तरह के प्रॉब्लम्स के लिए हम ऑलरेडी जो है वो शेयर स्ट्रेस भी कैलकुलेट करते रहे हैं, ठीक है, रेट ऑफ डिस्चार्ज भी कैलकुलेट करते रहे हैं, ठीक है, और एवरेज वेलोसिटी भी कैलकुलेट करते रहे। ठीक है, तो हमने इसमें u मैक्सिमम जो है वो कैलकुलेट करना है। वो आपको पता है कैसे करना होता है? पता है किसी को? जब आपके पास ये सॉल्यूशन आ जाता है ना, फर्ज करो ये कोई फंक्शन है, इसका सॉल्यूशन आ गया ये, तो हमें कहा जाता है कि जी y इज इक्वल टू b। इसके ऊपर चेक करें कि इसका मैक्सिमा एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता। तो हम फर्स्ट डेरिवेटिव लेते हैं, फिर डेरिवेटिव लेंगे, 0 को इक्वल पुट कर देंगे, पुट करेंगे और आंसर आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद ये नंबर 1। नंबर 2 हम उसमें फाइंड करते हैं रेट ऑफ डिस्चार्ज। ठीक है, वो हमारे पास होता है u और dA। dA जो है ये एरिया होता है, या आप उसको विड्थ भी कह सकते हैं, इज इक्वल टू u dy। ठीक है, अगर उसकी विड्थ गिवन है वो है 0 से b, तो वो उस इंटीग्रल की लिमिट आ जाएगी। तो यहाँ पे आप u पुट करेंगे, उसको इंटीग्रेट करेंगे और ये अपर और लोअर लिमिट्स में रहेंगे, तो आपके पास आंसर आएगा। नेक्स्ट जो है नंबर 3 पे हम एवरेज वेलोसिटी कैलकुलेट करते हैं। वो हमारे पास होती है रेट ऑफ डिस्चार्ज ओवर एरिया ऑफ द सरफेस, यानी वो जो सरफेस है वो उसका एरिया क्या है। वो हम यूजुअली जो है वो डिपेंड करता है कि वो प्लेट है, ठीक है, या सिलेंडर है, या रेक्टेंगल है, या स्फीयर है, या सर्कल है, तो उसका एरिया जो है वो हम यूजुअली यूजर लेते हैं। ठीक है, तो इसमें आप वैल्यू पुट करेंगे जो क्यू की आएगी, एरिया से डिवाइड कर देंगे। और नंबर 4 पे शेयर स्ट्रेस है, ठीक है, और वो आप लोगों को जो है वो फार्मूला पता है, du ओवर dy, कि जो वेलोसिटी आएगी उसका आप y के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव लेंगे और यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे, तो आपके पास आंसर आ जाएगा शेयर स्ट्रेस का। तो आपने देखा कि प्रॉब्लम कैसे चेंज हो रहे थे कि हम एक फ्लैट प्लेट से यकदम एक इंक्लाइंड प्लेट पे जब आते हैं तो उसमें कहां पे चेंज आती है, ठीक है, या फिर इंक्लाइंड से हम दो प्लेट्स के दरमियान आते हैं। तो ये अभी तक हमने जो सरफेसेस डिस्कस की हैं वो है सिंगल प्लेट, इंक्लाइंड प्लेन और पैरेलल सरफेसेस, यानी दो पैरेलल प्लेट्स के दरमियान मोशन अगर होता है तो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी और नेवियर-स्टोक्स इक्वेशन को हम कैसे अप्लाई करते हैं, उनकी क्या असम्पशंस हम उसमें चूज करते हैं। ठीक है, अभी हम ब्रेक के बाद आएंगे तो फिर हम सिलेंडर्स की बात करेंगे। फिर हम क्या करेंगे कि एक फ्लैट सिलेंडर लेंगे, ठीक है, कि अगर हमारी ज्योमेट्री प्लेट्स वाला जो है काम वो खत्म हो गया, अब हमने क्या करना है कि अगर आपके पास
एक फ्लैट सिलेंडर है, ठीक है। तो फिर हम इसके ऊपर अजम्पशंस लगाएंगे, इसका देखेंगे कि सिलेंडर या पाइप एक ही चीज है, ठीक है। यानी आप इसको पाइप लाइक डोमेन कह सकते हैं या फिर सिलेंडर भी आप इसको कह सकते हैं, ठीक है, पाइप और सिलेंडर्स। तो हम इसमें देखेंगे कि इसका ये जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो क्या है, ठीक है, ये उसका सेंटर है, ठीक है। और आपको पता है कि सेंटर के ऊपर जो है वो फ्लो मैक्सिमम होता है। जैसे हमने प्लेट की बात की थी, दो प्लेट्स के दरमियान कि सेंटर पे फ्लो मैक्सिमम है, इसी तरह से ये सिंगल सिलेंडर की हम बात करेंगे। तो इसमें चेंजेस कहाँ पे आ गए कि हम जो है वो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट से, कार्टेशियन सिस्टम से हम सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में ट्रांसफर हो गए हैं बस, ठीक है, सिलेंड्रिकल में। अब आपको सिलेंड्रिकल में इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी वो आपको याद हो, ठीक है, और सिलेंड्रिकल में नेवियर-स्टोक्स इक्वेशंस ये आपको याद है, क्योंकि आप लोगों ने इनको अजम्पशंस में चूज करनी है। स्टेटमेंट लिखेंगे, अजम्पशंस लिखेंगे, फिगर बनाएंगे, ठीक है, फिर इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी लिखेंगे, नेवियर-स्टोक्स इक्वेशन लिखेंगे, अजम्पशंस को इसके ऊपर अप्लाई करेंगे, इसकी बाउंड्री कंडीशन बनाएंगे। जब हमारे पास मॉडल बन जाएगा फिर हम देखेंगे कि इसको हमने किस मेथड से सॉल्व करना है, ठीक है। उसमें हमारे पास जो भी हमने सिंपल वाले मेथड पढ़े, लेप्लास है, फोरियर है, हेंकल है। जो ही हम सिलेंड्रिकल डोमेन में आते हैं ना, तो इसमें यूजुअली हेंकल ट्रांसफॉर्म लगती है। हेंकल जो है ये भी एक साइंटिस्ट है, ठीक है। तो ये यूजुअली ये जो ट्रांसफॉर्म है ये सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में जो वो यूज होती है। फोरियर साइन जो है ये कार्टेशियन में यूज होते हैं, ठीक है, लेकिन हम उनको सिलेंड्रिकल में भी कर सकते हैं, लेकिन एट द एंड आपको हेंकल ट्रांसफॉर्म जो है उसको यूज करना ही पड़ता है। तो हम पहले जो है वो सिंपल सिलेंडर के लिए करेंगे काम, ठीक है, और फिर उसके बाद हम इस सिलेंडर को इंक्लाइंड कर देंगे, ठीक है। यानी ये जो सिलेंडर है इसको हम इंक्लाइन कर देंगे और फिर फ्लो को डिस्कस करेंगे। तो प्रॉब्लम चेंज, ठीक है। नेक्स्ट हम ये करेंगे कि ये दो सिलेंडर्स हैं जो कि कॉन्सेंट्रिक हैं, ठीक है, ये चीज है। सिंगल पाइप और सिलेंडर, इंक्लाइंड पाइप और सिलेंडर, या फिर दो कॉन्सेंट्रिक सिलेंडर्स, ठीक है, दो कॉन्सेंट्रिक सिलेंडर्स जो हैं ये हमारे पास हो सकते हैं। तो इन तीनों के लिए मैं आपको ये वाला जो है फ्लैट सिलेंडर जो ये करवाऊंगा इंक्लाइंड, और ये कॉन्सेंट्रिक वाला जो है ये मैं आप लोगों को एज ए असाइनमेंट दे दूंगा, ठीक है। तो ये आप लोग जो है वो खुद करेंगे। और सर वो लिंक्स यूट्यूब पे कब डालेंगे? बेटा मैं एक बात अभी बता रहा हूँ अभी फिलहाल कि ये अपलोडिंग जो है ना एक काफी बड़ा टास्क है। मैं जैसे कि लेक्चर की रिकॉर्डिंग आएगी मैं मूडल पे अपलोड करूंगा, ठीक है। मूडल से आपने फौरन डाउनलोड कर लेनी, ठीक है। सर वो प्रीवियस लेक्चर्स का कर दें कुछ। नहीं बेटा मैं बताता हूँ ना बात, उसमें क्या है, आपने जब भी जूम को असेस करना है आपने यूएमटी अकाउंट से असेस करना है, ठीक है, नंबर 2। और कोशिश करें कि लैपटॉप से असेस करें डाउनलोडिंग के लिए। कई दफा ये होता है ब्राउजर का इशू होता है। अगर आप क्रोम यूज कर रहे हैं तो आप मोजिला पे चले जाएं, मोजिला के थ्रू से ओपन करें और फिर डाउनलोड करें तो हो जाता है, ठीक है। ऐसा पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि मैंने सब लिंक्स के साथ पासवर्ड देता हूँ। तो आज का लेक्चर जो है जैसे ही मेरे पास रिकॉर्डिंग आएगी मैं इसको अपलोड कर दूंगा, आप लोगों ने फौरन इसको जो है वो डाउनलोड कर लिया। सर वो ओपन सही नहीं हो रहा बेटा मैंने बात बताई है ना, ब्राउजर चेंज करो, मोबाइल से ओपन ना करो, ठीक है। और यूएमटी की जो आपकी आईडी है वहीं से ही उसको असेस करें, ठीक है, फिर वो हो जाएगा। या अगर क्रोम पे आप उसको ओपन कर रहे हैं तो वो ओपन नहीं हो रहा तो आप मोजिला के थ्रू जाके उसको ओपन करें, ठीक है। हाँ तो अभी ऐसा है कि मैं जो है ये जूम ये वाला लिंक जो है ये खत्म कर दूंगा, तो ब्रेक के बाद जब आऊंगा तो एक नया लिंक जनरेट करूंगा, ठीक है।
उससे क्या होगा कि ये लिंक एक अलहदा रिकॉर्डिंग हो जाएगी, अगले लिंक की अलहदा, तो दरमियान में जो ब्रेक होती है ना वो हम काट देंगे फिर, क्योंकि अदरवाइज वो ब्रेक भी वैसे ही चलती रहती है। ठीक है, फिर अभी हम ब्रेक करते हैं 20 से 22 मिनट की हैं। ओके सर। ओके बच्चों। ओके सर।